हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी स्किल्स पर। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं अपने एक नई क्लास को। बार्क से रिलेटेड बच्चे यहाँ पर क्लास ले रहे थे। फिटर टर्नर और मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। बिल्कुल सिलेक्टेड यहाँ पर एमसीक्यूज आप लोगों के लिए बच्चों लेकर आए हैं। देखिए बच्चों, क्या होता है यहाँ पर कि क्वेश्चन सबको आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर सबको आता है, हर कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी कितनी है उस क्वेश्चन पर, आपने उस क्वेश्चन की कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका यह सिलेक्शन लेवल कितने परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है या कितने परसेंट आपका सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाता है यहाँ पर। ठीक है, डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पर। तो इसीलिए बच्चों ये प्रैक्टिस सीरीज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर से यहाँ पर आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी एग्जाम्स में नहीं आया, वो किसी ना किसी एग्जाम्स में जरूर आया हुआ है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, तो बच्चे क्लास को यहाँ पर बहुत ही ध्यान से पढ़ के चलेंगे और क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे कि एक्चुअल में क्वेश्चन कहना क्या जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज आप पकड़ गए ना, तो बच्चों ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते यहाँ पर, अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ ले लिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुली एक खुले बेल्ट ड्राइव में संपर्क के चाप को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त रूप से फिट की जाती है। Which one of the following bridges is additionally fitted in increase the arc of contact in an open belt drive? ठीक, ओपन बेल्ट ड्राइव में आर्क ऑफ कांटेक्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर किस पुली का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बच्चों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास दो, आइए ये मेरे पास क्या है, ये ओपन बेल्ट ड्राइव है। ओपन बेल्ट ड्राइव है यहाँ पर, ये इस तरीके से। ठीक, ये है मेरे पास ओपन बेल्ट ड्राइव। तो ये जो कांटेक्ट आर्क है, ये वाला जो कांटेक्ट आर्क है, इसको बढ़ाने के लिए, ये कांटेक्ट आर्क को बढ़ाने के लिए हम किस पुली का यूज करते हैं। यहां पर एक एडिशनल पुली लगाई जाती है जो क्या करती है, इसके कांटेक्ट को, यहां पर इसके कांटेक्ट आर्क को बढ़ा देती है। ठीक है, यहां पर इतना इसका कांटेक्ट आर्क कर देती है। यहां पर उस पुली का नाम क्या है, उस पुली को बोलते हैं बच्ची जोकी पुली। ठीक है, जोकी पुली बोलते हैं, आइडलर पुली भी इसको बोला जाता है। क्या, आइडलर पुली के नाम से भी ये जानी जाती है। ठीक है, चलिए, जब किसी वर्कपीस को अपघर्षक से चार्ज किया जाता है और लैप काटना शुरू कर देता है, व्हेन अ वर्कपीस इज चार्ज्ड विद अब्रेसिव एंड स्टार्ट कटिंग लैप, तब किस कंडीशन में होता है, व्हेन द वर्कपीस इज हार्डर देन द लैप, जब जॉब जो होती है वो लैप से हार्ड होती है, या जब वर्कपीस लैप से नरम होता है, व्हेन द वर्कपीस इज सॉफ्टर देन द लैप, व्हेन द कोर्स इज लॉन्गर देन द वर्कपीस लैप, या व्हेन द लैप इज सॉफ्टर देन द वर्कपीस। तो यहां पर बच्चे क्या होता है, किस कंडीशन में यहां पर होता है कि जब देखिए बच्चों, जब लैप जो होता है, जब हम लैपिंग क्रिया करते हैं यहां पर, ठीक है, और यहां पर जो है आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन अ वर्क पीस इज चार्ज्ड, वो जो वर्क पीस है वो चार्ज होता है और वो यहाँ पर लैप को कट करना शुरू कर देता है। वो किस कंडीशन में होता है यहाँ पर, ठीक है, जब आपका वर्क पीस सॉफ्ट हो और एब्रेसिव जो है वो आपके जो है वर्क पीस में घुस जाए, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर एक लैप टूल की तरह कार्य करते हैं और वो लैप को कटिंग करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मेटल ऑफ अ इंडेंटर ऑफ अ मैकेनिकल सरफेस मेजरिंग मशीन, जो मैकेनिकल सरफेस मेजरिंग मशीन होती है, ठीक है, उसमें क्या है, आपसे पूछ रहा है उसके इंडेंटर की मेटल क्या होती है, इंडेंटर की मेटल क्या होती है। देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास ये कोई मशीन है, ठीक, ये कोई मशीन है, यहाँ पर ये हमारी क्या है, वर्क टेबल है। क्या है, वर्क टेबल है यहाँ पर। ठीक,
ये कोई मशीन है, तो मशीन में ये इंडेंटर होता है, ये इंडेंटर होता है, इसका मटेरियल आपसे पूछ रहा है इस इंडेंटर की, वो किसका बना होता है, डायमंड का यहाँ पर बना होता है, किसका, डायमंड का बच्चों यहाँ पर बनाया जाता है इंडेंटर। जैसे कि आपकी होती है जो आपकी हार्डनेस टेस्ट के लिए जो मशीन यूज की जाती है, ठीक है, इम्पैक्ट टेस्ट के लिए जो मशीन यूज की जाती है, उनमें जो इंडेंटर होता है उसकी भी मटेरियल यहाँ पर पूछा जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, घुलनशील तेल में पानी को मिलाने के लिए निम्न में से कौन सा सामान्य अनुपात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन रेशो ऑफ मिक्सिंग सॉल्युबल ऑयल एंड वाटर। सॉल्युबल और वाटर का यहाँ पर मिक्सिंग रेशो आपसे पूछा गया है, क्या कह रहा है, 1:5, 1:10, 1:15 या 1:20। यहाँ पर क्या रहता है, 1:20 यहाँ पर रहता है सॉल्युबल ऑयल। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या रहता है, सॉल्युबल ऑयल, ये क्या रहता है बच्चों आपका, ऑयल प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर यहाँ पर। और ये कौन सा ऑयल रहता है बच्चे यहाँ पर, ये कौन सा ऑयल रहता है आपका, ठीक है, जिसका आप बोलते हैं ना मोबिल ऑयल, मोबिल ऑयल। ये 1 भाग रहेगा और पानी 20 भाग रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, 1 भाग पानी 20 भाग यहाँ पर। क्लियर है, क्लियर है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड लुब्रिकेंट। सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में किसको जाना जाता है, कैस्टर ऑयल, लॉर्ड ऑयल, ग्रेफाइट या ग्रीस। कैस्टर ऑयल, लॉर्ड ऑयल या ग्रेफाइट या ये आपका ग्रीस, यहाँ पर किसके नाम से हम यहाँ पर सॉलिड ऑयल को, सॉलिड लुब्रिकेंट को जानते हैं। एक सॉलिड लुब्रिकेंट का टाइप है बच्चे, देखेंगे ग्रेफाइट जो होता है आपका, ग्रेफाइट जो है सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में जाना जाता है। जो कास्ट आयरन होता है ना सेल्फ लुब्रिकेटेड होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें ग्रेफाइट की मात्रा होती है, क्या होती है, ग्रेफाइट की मात्रा होती है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर जो ग्रीस है हमारा वो क्या है, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट के अंदर आता है। कैस्टर ऑयल, लॉर्ड ऑयल ये है आपका लिक्विड, लिक्विड लुब्रिकेंट्स। क्या है, लिक्विड लुब्रिकेंट्स है बच्चों, लिक्विड लुब्रिकेंट्स है यहाँ पर। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन, जिग का निम्नलिखित में से कौन सा भाग ड्रिल के लिए सही स्थान प्रदान करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ जिग प्रोवाइड द करेक्ट लोकेशन फॉर द ड्रिल। करेक्ट लोकेशन फॉर द ड्रिल, यहाँ पर ड्रिल को जो है करेक्ट लोकेशन यहाँ पर देनी है जिग में। जो जिग का यहाँ पर कौन सा पार्ट जो है यहाँ पर उसको करेक्ट लोकेट करेगा, यहाँ पर उसको बोलते हैं बच्चों गाइड बुश के नाम से उसको जाना जाता है। क्या करता है वो, ड्रिल के पॉइंट को गाइड करता है, ड्रिल टूल को गाइड करता है यहाँ पर। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाल्व एक दिशा में पानी के प्रवाह की अनुमति देता है और इसे विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। लैंग्वेज को समझेंगे, लैंग्वेज को समझेंगे बच्चों, क्या कह रहा है, केवल एक ही दिशा में, वन वे डायरेक्शन में आपको क्या करना है, वाटर को फ्लो करना है। तो यहाँ पर कौन सी वाल्व यहाँ पर यूज की जाएगी, गेट वाल्व, ग्लोव वाल्व, चेक वाल्व या नीडल वाल्व। यहाँ पर किस वाल्व का बच्चों प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वन वे डायरेक्शन के लिए, वन वे डायरेक्शन के लिए कुछ इस तरीका जो वाल्व का जो सिंबल होता है यहाँ पर, ठीक है, ये किस वॉल का सिंबल होता है बच्चे यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम चेक वॉल, चेक वॉल इसको बोलते हैं। दूसरा नाम वन डायरेक्शन वॉल्व, ठीक है। और एक और नाम होता है इसका, एक और नाम होता है NRV। क्या, NRV यानी कि नॉन रिटर्न वॉल्व, ठीक है, नॉन रिटर्न वॉल्व। इतने नामों से बच्चों इसको जाना जाता है यहाँ पर। क्लियर है, इतने नाम से यहाँ पर ये जाना जाता है, नॉन रिटर्न वॉल्व, वन डायरेक्शन वॉल्व, चेक वॉल्व। क्लियर है, केवल क्या करती है, एक ही दिशा में फ्लो को भेजती है, वापस नहीं आने देती, इसीलिए इसको नॉन रिटर्न वॉल्व नाम इसका पड़ा है। क्लियर है, क्लियर है। अगर बच्चों बात की जाए यहाँ पर कि जितनी भी हमारी वॉल्व होती है उसके स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड होती है, यहाँ पर कल एक क्वेश्चन कराया था यहाँ पर इनसे रिलेटेड, तो सभी नक्कल थ्रेड, जितने भी हमारे स्पिंडल हैं वॉल्व के, सब पर क्या होती है, नक्कल थ्रेड बच्चों काटी जाती है, नक्कल थ्रेड यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिंच का उपयोग सीमित स्थान में पाइप को पकड़ने के लिए, घुमाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेंच इज यूज टू ग्रिपिंग द रोटेशन ऑफ पाइप इन कन्फाइंड स्पेसिस? कन्फाइंड मतलब क्या है बच्चों? सीमित स्थानों में, ठीक है, जहां पर जगह की थोड़ी सी कमी होती है, सीमित स्थानों में, वहां पर किसका यूज करते हैं? चेन रेंच का यूज करते हैं, फुटप्रिंट रेंच का यूज करते हैं, स्ट्रैप रेंच का यूज करते हैं, या पाइप रेंच का बच्चों यूज किया जाता है? किस रेंच का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है अगर आपका कन्फाइंड स्पेस है यहाँ पर? तो कौन सी यूज करेंगे? फुटप्रिंट रेंच यहां पर यूज की जाती है। क्या? फुटप्रिंट रेंच यहां पर यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस रेंच का उपयोग तैयार ट्यूबुलर सतह को पकड़ने के लिए किया जाता है? फिनिश्ड ट्यूबुलर पाइप, ठीक है, फिनिश्ड ट्यूबुलर सरफेसिस की बात कर रहा है यहां पर, ठीक है। आपका क्या है? ये आपका ट्यूब है, ठीक, ये ट्यूब है, ये फिनिश्ड ट्यूब है। इन्हें पकड़ने के लिए हम यहां पर किस रेंच का प्रयोग करेंगे यहाँ पर? ठीक है, चेन रेंच, फुटप्रिंट रेंच, या स्ट्रैप रेंच, या पाइप रेंच? कौन सी रेंच बच्चों यहाँ पर यूज की जाती है? कौन सी रेंच यहाँ पर यूज की जाएगी? देखिए ट्यूबुलर पाइप है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर पाइप रेंच का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पाइप रेंच का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? ट्यूब हो गया, शाफ्ट हो गई, इन सबको पकड़ने के लिए, पाइप हो गया, इन सबको पकड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? पाइप रिंच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी कारखाने में स्वयं लोडिंग और उन्हें विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? Which of the following equipments is used for self loading and shifting them to different places in a factory? किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में माल को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह से रखना यहाँ पर, या लोड को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखना, अपने आप रखना, क्या कहलाता है बच्चों? कौन सी यहाँ पर कौन से इक्विपमेंट है, कौन से लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पर उसको कर सकते हैं? क्या जिब क्रेन से? एक मिनट, ये जिब है बच्चों, जिब, ठीक है, जिब क्रेन, GIB, जिब क्रेन, चेन हॉइस्ट, फोर्कलिफ्ट या गियर हॉइस्ट? फोर्कलिफ्ट या गियर हॉइस्ट। तो देखिए बच्चों, बहुत, अगर आपने किसी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप की है, इंडस्ट्री में काम किया है यहाँ पर, या अप्रेंटिसशिप की है अपनी इंडस्ट्री से, तो आपने देखा होगा इंडस्ट्री में एक व्हीकल होता है, ठीक है, एक व्हीकल होता है यहाँ पर कुछ इस तरीके का, ठीक, कुछ इस तरीके का यहाँ पर एक व्हीकल होता है जिसमें चेन बनी हुई होती है, ठीक, ये कुछ इस तरीके का, जिससे क्या है, लोड को इधर उधर शिफ्ट किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? फोर्क लिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्क लिफ्ट। इसके आगे क्या बनाता है? फोर्क बना होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्रेज वेल्ड के लिए किस गैस की लो का उपयोग किया जाता है? ब्रेज वेल्ड जो होती है बच्चों, ब्रेज वेल्ड जो होती है उसके लिए किस लॉ की गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, एसिटिलीन फ्लेम, या लिटिल बिट ऑफ कार्बोराइजिंग फ्लेम? लिटिल बिट ऑफ कार्बोराइजिंग फ्लेम। किस फ्लेम का बच्चों यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है बच्चों यहाँ पर? किसकी बात कर रहा है? आपके, ओके, चलिए। विच गैस फ्लेम इज यूज्ड फॉर ब्रेज वेल्डिंग? ब्रेज के लिए बच्चों किसका यूज करते हैं यहाँ पर? कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज किया जाता है। किसका? कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज किया जाता है ब्रेजिंग के लिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर? गैस वेल्डिंग के दौरान फ्लैशबैक आने पर तुरंत क्या करना चाहिए? यदि हम गैस वेल्डिंग कर रहे हैं और फ्लैशबैक होता है, ठीक है, फ्लैशबैक होता है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? द ब्लो पाइप शुड बी केप्ट इन अ सेफ प्लेस। ब्लो पाइप को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। एसिटिलीन का ब्लो पाइप वॉल बंद हो जाना चाहिए। ब्लो पाइप वॉल ऑफ द एसिटिलीन शुड बी क्लोज्ड। ऑक्सीजन का ब्लो पाइप वॉल बंद होना चाहिए। द ब्लो पाइप वॉल ऑफ ऑक्सीजन शुड बी क्लोज्ड यहाँ पर। या द रेगुलेटर एडजस्टिंग द टॉप स्क्रू शुड बी क्लोज। टॉप स्क्रू शुड बी क्लोज। यहाँ पर क्या करना चाहिए बच्चों? यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर बैक फ्लैश होता है या फ्लैशबैक होता है, यहाँ पर फ्लैशबैक होता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? ठीक है, ब्लो पाइप को सेफ स्थान पर रख देंगे, ठीक है, स्टीलिन वॉल्व को बंद करेंगे,
ऑक्सीजन वाल्व को बंद करेंगे या आपके रेगुलेटर को एडजस्ट करेंगे टॉप साइड पर, ठीक है, टॉप स्क्रू शुड बी क्लोज, उसका टॉप स्क्रू बंद कर देंगे यहाँ पर। तो क्या होता है देखिए बच्चों, जब भी फ्लैशबैक होता है उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम ऑक्सीजन वाल्व को हम बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन वाल्व को बंद कर देते हैं। यदि हमारा क्या होता है, बैकफायर होता है, क्या होता है, बैकफायर होता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम एसिटिलीन वाल्व को बंद करते हैं। एसिटिलीन वाल्व को किस में करते हैं, बैकफायर में बंद, ठीक है, बैकफायर वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। क्लियर है, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया, ठीक, चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगर यहां से अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों, आपसे क्वेश्चन यहां पर करता है कि भैया यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर, ठीक, ऑक्सीजन सिलेंडर के कलर से यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आपका ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर से यहाँ पर क्वेश्चन आता है, कितना प्रेशर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर में। फिर आपका यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर से आ सकता है कि उसके स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है, रेगुलेटर पर कौन सी थ्रेड कटी होती है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके के बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर से, ठीक। प्रेशर के बारे में पूछ लें, कितने psi का प्रेशर होता है, कितने बार का प्रेशर यहाँ पर लगता है, क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर देख के चलेंगे, ठीक। या वेल्डिंग करते समय ऑक्सीजन सिलेंडर को खड़ा रखते हैं या लेटा कर रखते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ठीक है, प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। और ये प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन वही कर सकता है जिसने अपनी ITI के समय प्रैक्टिस करी हो, वेल्डिंग करी हो, या यहाँ पर अपने जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में वेल्डिंग करी हो या वेल्डिंग करते हुए देखा हो वहाँ पर प्रैक्टिकली, ठीक है, वही इसी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कर सकता है, ठीक है। तो चलिए बच्चे यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोड़ के माध्यम से रिसाव को रोकने के लिए प्लेटों को मजबूती से एक साथ जोड़ना क्या कहा जाता है। टू प्रिवेंट लीकेज थ्रू द जॉइंट द प्लेट फ्रिमली जॉइंट टुगेदर, ठीक है, फ्रिमली जॉइंट टुगेदर, उसे क्या कहते हैं, ठीक है, यानी कि प्लेटों को आपस में जोड़ना, लीक प्रूफ जॉइंट बनाना क्या कहलाता है, कॉकिंग, फुलरिंग, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो दोनों कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, दोनों यहाँ पर कहलाता है, कॉकिंग और फुलरिंग। यहाँ पर कॉकिंग में क्या करते हैं बच्चों, कॉकिंग में हम क्या करते हैं, ठीक है, कॉकिंग में हम क्या करते हैं बच्चों, केवल प्लेट के एजिस और रिविट के एजिस को मोड़ते हैं यहाँ पर, और फुलरिंग में प्लेट के एजिस और रिविट के एजिस दोनों को यहाँ पर मोड़ा जाता है, लीक प्रूफ जॉइंट बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, विच टाइप ऑफ द फिलर रोड वुड यू चूज फॉर गैस वेल्डिंग ऑफ ब्रास। ब्रास की गैस वेल्डिंग के लिए यहाँ पर कौन सी फिलर रोड बच्चों यहाँ पर आप चूज करेंगे, कौन सी फिलर रोड आप चूज करेंगे यहाँ पर। ब्रास की गैस वेल्डिंग है तो आप किस फिलर रोड का प्रयोग करेंगे, सिलिकॉन एल्यूमिनियम अलॉय, कॉपर सिल्वर अलॉय, ठीक है, सिलिकॉन ब्रास अलॉय, निकल ब्रास अलॉय, कौन सी यहाँ पर यूज करते हैं। तो अगर बात हो रही है यहाँ पर वेल्डिंग ऑफ ब्रास, ब्रास की वेल्डिंग करनी है गैस वेल्डिंग में, ठीक, तो यहाँ पर सिलिकॉन और ब्रास अलॉय की, सिलिकॉन ब्रास अलॉय की यहाँ पर क्या होती है, फिलर रोड यूज की जाती है, ठीक है, फिलर रोड यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन, द आर्क लेंथ ऑफ द ब्रास वेल्डिंग। ब्रास वेल्डिंग के लिए आर्क लेंथ कौन सी होती है, छोटी रखी जाती है, बड़ी रखी जाती है, मीडियम रखी जाती है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आर्क लेंथ जो होती है बच्चों, अगर हम ब्रास की वेल्डिंग कर रहे हैं, ब्रास की वेल्डिंग कर रहे हैं तो आर्क लेंथ हमेशा छोटी रखी जाती है, क्या रखी जाती है, छोटी, स्मॉल आर्क लेंथ यहाँ पर रखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इलेक्ट्रोड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एल्यूमिनियम वेल्डिंग। यहाँ पर कौन सी इलेक्ट्रोड जो है मोस्टली यूज्ड होती है एल्यूमिनियम वेल्डिंग में। एल्यूमिनियम की वेल्डिंग पर अधिकतर किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम अलॉय, 5% सिलिकॉन एल्यूमिनियम अलॉय, कॉपर एल्यूमिनियम अलॉय, या प्योर एल्यूमिनियम अलॉय, या प्योर एल्यूमिनियम अलॉय। बच्चों किस यहाँ पर, ओके, ठीक है, किस इलेक्ट्रोड का यहाँ पर यूज किया जाता है आपकी किसकी, एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए, एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए। सिलिकॉन एल्यूमिनियम अलॉय का यूज करते हैं, 5% सिलिकॉन एल्यूमिनियम अलॉय का यूज करते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम अलॉय का यूज करते हैं, या प्योर एल्यूमिनियम अलॉय का बच्चों यहाँ पर यूज किया जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम की वेल्डिंग की, एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए 5% जिसमें सिलिकॉन होती है उस एल्यूमिनियम अलॉय का यूज किया जाता है एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए स्पेशली। अगला क्वेश्चन, विच गैस इज मेनली यूज्ड इन शील्डेड गैस
इन टिग वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम, टिग वेल्डिंग में शिल्डेड गैस के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? आर्गन हीलियम, मिक्सचर ऑफ आर्गन एंड हीलियम या हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है, आर्गन हीलियम, मिक्सचर ऑफ आर्गन एंड हीलियम या केवल हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पर किसका प्रयोग बच्चों यहाँ पर किया जाता है? आपको अगर क्या करना है, टिग वेल्डिंग में शिल्डेड गैस के रूप में हमें यूज कर रहा है, तो शिल्डेड गैस के रूप में मोस्ट कॉमनली यूज होती है आपकी ऑर्गन गैस। कौन सी ऑर्गन गैस यहाँ पर होती है? क्या करती है बच्चों, जो आपका वहां पर जहाँ पर हमारी वेल्डिंग होनी है उस पर क्या करती है, डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर रिमूव, ऑक्सीडाइजिंग पार्ट यहाँ पर वो है, पार्टिकल्स यहाँ पर बैठने नहीं देती, उसको रिमूव करती है वहां से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पॉइजनस रेशियो? पॉइजनस रेशियो की एसआई यूनिट क्या होती है? तो हमारा क्या होता है, पॉइजनस रेशियो, पॉइजन रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर हमें पता है बच्चों स्ट्रेन जो होती है, स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है? यूनिटलेस, ठीक है, डायमेंशन लेस होती है, यूनिट लेस होती है स्ट्रेन, ये भी यूनिटलेस है, ये भी यूनिटलेस है, तो आपका पॉइजनस रेशियो भी क्या होगा? आपकी यूनिटलेस होगी। क्या होगी? यूनिटलेस होगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल ऑफ ब्रेक सडनली विद लिटिल और नो डिफॉर्मेशन इज नोन एज, किसी सामग्री में के अचानक बिना किसी विरूपण के टूटने के गुण को क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, बेलेबिलिटी या इलास्टिसिटी। क्या कहा जाता है बच्चों? क्या कहा जाता है यहां पर? डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी या इलास्टिसिटी। किसी सामग्री के अचानक बिना किसी, मतलब क्या कह रहा है बच्चों, कोई हमारे पास मटेरियल है, अगर उसको हम खींचते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ उस पर लगाते हैं यहाँ पर, तो वो क्या कह रहा है कि वह मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो बिना डिफॉर्म हुए टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है, बिना डिफॉर्म है, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर ब्रिटलनेस। क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस यहाँ पर बोला जाता है। भंगुरता, उस धातु की भंगुरता के गुण के कारण वो क्या करता है? बिना डिफॉर्म हुए टूट जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैथमेटिकली स्ट्रेन इज डिफाइंड एज डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट डैश। गणितीय रूप से तनाव को प्रति इकाई डैश के रूप में जाना जाता है। स्ट्रेन क्या होती है बच्चों? स्ट्रेन के बारे में पूछा है। स्ट्रेन जो होती है चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाय कैपिटल एल, या चेंज इन लेंथ, लंबाई में बदलाव बटे ओरिजिनल लेंथ। क्या है? ओरिजिनल लेंथ यहां पर, ठीक है, ये होती है स्ट्रेन, ठीक है। तो यहां पर क्या करता है? डिफॉर्मेशन पर यूनिट, डिफॉर्मेशन क्या है? चेंज इन लेंथ है, और पर यूनिट क्या है? ओरिजिनल लेंथ होगी। क्या होगी? ओरिजिनल लेंथ। यहां पर लेंथ, लंबाई, ए, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा बच्चे यहां पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच द मैटर रिकवर्स इट ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल इट्स लोड इज नोन एज। यानी कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? सामग्री का वह गुण जिसके द्वारा भार हटाने के बाद सामग्री अपने मूल आकार को पुनः प्राप्त कर लेती है, मूल आकार को पुनः प्राप्त कर लेती है, वह क्या कहलाती है? वह कौन सी प्रॉपर्टी होती है मेटल की? मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी या हार्डनेस, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है? अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बच्चों, किसी बॉडी पर क्या कर रहा हूँ? वेट लगा रहा हूँ, ठीक है, या मान लीजिए मेरे पास रबर है या स्टील है, मैं उस पर खींच रहा हूँ, यहाँ पर भार लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ उस पर। जब मैं फोर्स को हटा लेता हूँ तो ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में, ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। तो मैं क्या कह सकता हूँ? इस मटेरियल में कौन सा गुण है? कौन सा गुण है इस मटेरियल में? इस मटेरियल में है प्रत्यास्थता, यानी कि इलास्टिसिटी का गुण है इसमें। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्लियर है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कास्ट आयरन के लिए फ्लक्स के रूप में प्रयोग करते हैं। फ्लक्स के रूप में जो कास्ट आयरन होता है बच्चे, कास्ट आयरन होता है, उसके लिए फ्लक्स के रूप में किसका यूज करते हैं? फ्लक्स के रूप में किसका यूज किया जाता है बच्चों? ठीक है, आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम फॉस्फेट हो गया, ठीक है, सोडियम फॉस्फेट हो गया, बोरेक्स हो गया, पोटेशियम बोरेट हो गया। यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? ठीक है, आपका क्या है, पूछ रहा है फ्लक्स के रूप में कास्ट आयरन, कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन के लिए फ्लक्स का यूज। ठीक है, कास्ट आयरन के लिए यहाँ पर फ्लक्स का यूज करना है, बोरेक्स का यूज करते हैं फ्लक्स के रूप में। ठीक है, जब हम कास्ट आयरन के यहाँ पर क्या करते हैं, कास्ट आयरन के लिए फ्लक्स का यूज करते हैं, तो यहाँ पर बोरेक्स का यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली बोरेक्स ही यूज करते हैं बच्चों फ्लक्स के रूप में। ठीक है, कैपेस्टन लेथ इज नोन एज, कैपेस्टन लेथ जो होती है वो किस प्रकार की लेथ होती है? वो टरेट लेथ होती है, इंजन लेथ होती है, रैम टाइप लेथ होती है, या कैम टाइप लेथ होती है? किस टाइप की लेथ होती है यहाँ पर? ठीक है, आपकी टरेट लेथ, इंजन लेथ, रैम टाइप लेथ या कैम टाइप लेथ, किस टाइप की बच्चों यहाँ पर ये लेथ होती है? ठीक है, किस टाइप की लेथ होती है यहाँ पर? यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसमें रैम लगी होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? रैम टाइप लेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैम टाइप लेथ इसको बोला जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। कटिंग स्पीड इन अ टर्निंग ऑपरेशन वुड बी लीस्ट इन अ केस ऑफ, जब टर्निंग ऑपरेशन के दौरान गति को निम्न स्थिति में सबसे कम होगी, सबसे कम किस कंडीशन में होगी बच्चों? यहाँ पर कटिंग स्पीड। ठीक है, कटिंग स्पीड सबसे कम किस कंडीशन में होगी, यही आपसे पूछ रहा है। एल्यूमिनियम अलॉय की जब हम क्या कर रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं, मीडियम कार्बन स्टील की जब हम टर्निंग कर रहे हैं, माइल्ड स्टील की जब हम टर्निंग कर रहे हैं, या आपके स्टेनलेस स्टील की जब हम टर्निंग कर रहे हैं, क्या स्टेनलेस स्टील की यहाँ पर जब हम टर्निंग कर रहे हैं, यहाँ पर किस ऑपरेशन में? ठीक है, टर्निंग ऑपरेशन में सबसे कम इस कटिंग स्पीड किसकी होगी? सबसे कम कटिंग स्पीड किसकी होगी यहाँ पर? तो आपका जो मीडियम कार्बन स्टील होता है, मीडियम कार्बन स्टील होता है बच्चों, उसके लिए सबसे कम कटिंग स्पीड यहाँ पर रखी जाती है इन सब मटेरियल्स में। अगला क्वेश्चन देखें। फ्लक्स यूज्ड इन गैस वेल्डिंग फॉर ब्रास, ब्रास के लिए, ठीक है, ब्रास के लिए अगर हमें गैस वेल्डिंग करनी है, ब्रास क्या आता है? पीतल, पीतल की क्या करनी है बच्चों? गैस वेल्डिंग हमें करनी है पीतल की, तो फ्लक्स जो होगा यहाँ पर वो कौन सा होगा? ठीक है, फ्लक्स जो यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, वो क्या यूज करेंगे? सोडियम बोरेट। ठीक है, सोडियम बोरेट यहाँ पर यूज किया जाएगा एज अ फ्लक्स। क्या? एज अ फ्लक्स यहाँ पर सोडियम बोरेट यूज किया जाएगा। क्लियर है बच्चे? हाँ तो बच्चे बताएं किस फ्लक्स का हम यहाँ पे यूज करते हैं? सोडियम बोरेट का हम यहाँ पर यूज करते हैं जब हमें क्या करनी है? गैस वेल्डिंग करनी है। किसकी? ब्रास की। ठीक है, ब्रास की गैस वेल्डिंग के लिए हम सोडियम बोरेट का यहाँ पर यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑपरेटिंग ऑफ अ बेवलिंग द एक्सट्रीम एंड ऑफ द वर्कपीस इज नोन एज, किसी वर्कपीस के अंतिम सिरे को बेवल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, वर्कपीस का अंतिम सिरा है, ये है हमारा, ये क्या है? ये हमारा कोई वर्कपीस है, ठीक है, वर्कपीस है, इसका अंतिम सिरा ये एंड हमें क्या करना है? इस तरीके से हमें क्या करना है? बेवल करना है। ठीक है, बेवल यहाँ पर ये करना है। तो एक्सट्रीम एंड को बेवल करने की प्रक्रिया, एक्सट्रीम एंड को बेवल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बच्चों? चैम्फरिंग, ग्रूविंग, काउंटर सिंकिंग या काउंटर बोरिंग यहाँ पर। ठीक है, काउंटर बोरिंग यहाँ पर क्या कहलाती है? देखिए बच्चों, अगर हम बेवल कर रहे हैं अंदर की ओर, ठीक है, बेवल अगर हम कर रहे हैं अंदर की ओर, यानी कि किसी होल है, होल में इस तरीके से हम यहाँ पर ये बेवल कर रहे हैं, तिरछा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो कहलाती है काउंटर सिंकिंग। ठीक है, अगर हम किसी एंड को हम यहाँ पर बेवल करते हैं, ठीक, ये बेवल करते हैं, तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी चैम्फरिंग। क्या कहलाती है? चैम्फरिंग यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, आपका 345, ठीक है, 3 mm लंबाई में 45 डिग्री का यहाँ पर क्या किया जाता है? कोण पर चैम्फरिंग करी जाती है, इसको बोलते हैं चैम्फरिंग। क्लियर है? हाफ नट क्या है? नट मैन्युफैक्चर पार्ट है, नट विद हाफ द स्टैंडर्ड पिच, डबल स्टार्ट नट फॉर अ क्विक शाफ्ट मैकेनिज्म दैट लॉक्स द लेथ कैरिज टू द लीड स्क्रू फॉर द लेथ थ्रेड कटिंग।
या आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ नट क्या है, यहाँ पर जो आधा नट होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, क्या है आधा नट एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, कि नट मैन्युफैक्चर्ड इट्स पार्ट, जो नट निर्मित भाग है, नट विद हाफ द स्टैंडर्ड पिच, आधे मानक पिच के साथ नट है, और डबल स्टार्ट नट फॉर द क्विक शाफ्ट, एक त्वरित शाफ्ट के लिए डबल स्टार्ट नट है, या आपका मैकेनिज्म दैट लॉक द लेथ कैरिज टू द लीड स्क्रू फॉर थ्रेड कटिंग, वह तंत्र जो धागा काटने के लिए लेथ कैरिज को लीड स्क्रू में लॉक कर देता है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा बच्चों। क्या है, जो हाफ नट होता है वो आपके एप्रन मैकेनिज्म पर लगा होता है, एप्रन लेथ मशीन पर एप्रन मैकेनिज्म में होता है, जिसको एंगेज लीड स्क्रू के साथ एंगेज करते हैं तो हमारी थ्रेड कटिंग होती है। क्या होती है, थ्रेड कटिंग करने के लिए हम लीड स्क्रू के साथ इसको हाफ नट को एंगेज करते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्विंग डायमीटर ओवर बेड एज कंपेयर्ड दैट ओवर कैरिज, यानी कि जो आपका स्विंग ओवर डायमीटर होता है वो स्विंग ओवर कैरिज के डायमीटर से कितना होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यहां पर क्या होता है बच्चे, ठीक है, स्विंग ओवर कैरिज। ठीक है, आपसे स्विंग डायमीटर, जो स्विंग डायमीटर है वो स्विंग ओवर कैरिज से क्या होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, आपका बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको स्विंग ओवर कैरिज पता होना चाहिए। स्विंग ओवर कैरिज क्या है, जो लेथ बेड के ऊपर, लेथ बेड के ऊपर जो आपका जो हेड स्टॉक है उसके स्पिंडल में या उसके चक में जितनी बड़ी से बड़ी जॉब घूम सकती है वो क्या कहलाती है, उसकी स्विंग ओवर कैरिज कहलाती है। क्या कहलाती है, स्विंग ओवर कैरिज कहलाती है। तो यहां पर जो स्विंग डायमीटर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, आपके स्विंग ओवर कैरिज से, तभी तो उस पर घूम पाएगी। ठीक है, तभी तो उस पर बच्चों जॉब घूम पाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अ टूल यूज्ड इन कटिंग एन एक्सटर्नल थ्रेड इज कॉल्ड, जो आपका टूल होता है बाहरी चूड़ी काटने के लिए, यहां पर उसको क्या कहा जाता है, किस नाम से उसको जाना जाता है, ट्विस्ट ड्रिल के नाम से, टेप के नाम से, डाई के नाम से, या एंड मिल के नाम से, किस नाम से बच्चे यहां पर जाना जाता है आपका एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए। ठीक है, बाहरी चूड़ी, बाहरी चूड़ी, बाहरी चूड़ी के लिए आपका डाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टैप का प्रयोग करते हैं आपका अंदरूनी चूड़ी। अंदरूनी चूड़ी के लिए, ये आपका बाहरी चूड़ी के लिए, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कैपिस्टन नट कैन बी रोटेटेड बाय, कैपिस्टन नट को घुमाया जा सकता है टी स्पैनर से, पिन स्पैनर से, रिंग स्पैनर से, या डबल एंडेड स्पैनर से, रिंग स्पैनर से या आपके डबल एंडेड स्पैनर से, किस स्पैनर से यहाँ पर कैपिस्टन नट को घुमा सकते हैं। ठीक है, कैपिस्टन नट के लिए बच्चों पिन स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। किसका, पिन स्पैनर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। क्लियर है। चलिए, A material most commonly used for manufacturing the machining tools beds is, यानी कि मशीन बेड्स के जो आपकी मशीन टूल्स होता है उनके बेड बनाने के लिए मोस्ट कॉमनली जो मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, किसका यूज कर सकते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है मशीन बेड्स की, मशीन बेड की सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप जो मटेरियल है उसको हैवी लोड सहन करने वाला होना चाहिए। ठीक है, हैवी लोड सहन करने वाला होना चाहिए, या उस पर कोई इम्पैक्ट हो, या आपका कंप्रेसिव लोड पड़े, ठीक है, वो लोड सहन कर सकता हो। ठीक, तो सिंपल सी बात है। और वही सब प्रॉपर्टी किसमें होती है आपके, आपने पढ़ा है कास्ट आयरन जो है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 16,000 LBS के आसपास होती है यहाँ पर, किसकी, आपकी कास्ट आयरन की। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है ये कौन सा कास्ट आयरन है, कि आपका ग्रे कास्ट आयरन है कि व्हाइट कास्ट आयरन है, यहाँ पर किस कास्ट आयरन की होती है यहाँ पर 16,000 LBS। तो आपका जो ग्रे कास्ट आयरन होता है, ग्रे कास्ट आयरन जो होता है वो आपका यूज किया जाता है मशीन बेड्स के, मशीन टूल्स के बेड बनाने में। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इनमें से बताइए कौन सा एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ग्राइंडिंग व्हील है, पार्टिंग ऑफ है, मिलिंग कटर है, या हेक्सा ब्लेड है। ठीक है, पार्टिंग ऑफ टूल है या हेक्सा ब्लेड है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, जो हमारे पास ये होता है पार्टिंग ऑफ टूल जो होता है कुछ इस तरीके से हमारे पास ये होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये होता है हमारे पास पार्टिंग टूल। तो यहाँ पर
ये ग्राइंडिंग व्हील क्या है, ग्राइंडिंग व्हील हमारे पास इसमें क्या होता है, एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं या आपके बॉन्ड से एब्रेसिव चिपकाए हुए होते हैं, और हर एक एब्रेसिव पे अपना एक कटिंग पॉइंट होता है, यानी कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है यहाँ पर हमारा ग्राइंडिंग व्हील। मिलिंग कटर की बात करें, मिलिंग कटर में भी बहुत सारे टीथ्स होते हैं, और आपका हेक्सा ब्लेड पर भी बहुत सारे टीथ्स होते हैं यहाँ पर। तो ये भी क्या है, ये मल्टी पॉइंट है, ये भी मल्टी पॉइंट है, और ये भी मल्टी पॉइंट है। लेकिन आप पार्टिंग ऑफ को देख रहे होंगे, पार्टिंग ऑफ को क्या है, सिर्फ एक पॉइंट है, यहीं से क्या करता है, ये आपकी पार्टिंग ऑफ करता है। ठीक, ये क्या है आपका पार्टिंग ऑफ टूल जो है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। क्या है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है बच्चों, क्लियर है। चलिए, टूल सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ, टूल सिग्नेचर में कितने एलिमेंट होते हैं, एक टूल सिग्नेचर में कितने एलिमेंट होते हैं बच्चों, 2 5 7 या आपके 2 5 4 या 7, यहाँ पर कितने एलिमेंट होते हैं बच्चों, जो आपका टूल सिग्नेचर होता है उसमें होते हैं आपके 7 एलिमेंट्स। कितने, 7 एलिमेंट्स। अब आप देखें बच्चों कौन कौन से यहाँ पर होते हैं एलिमेंट्स, चेक करेंगे बच्चों, आपको दिखाएंगे यहाँ पर, देखिएगा बच्चों। ये क्या है आपका, ये आपका एक टूल का सिग्नेचर है। सबसे पहले आता है आपका टूल सिग्नेचर में बैक रैक एंगल, ठीक है, क्या आता है, बैक रैक एंगल होता है, फिर साइड रैक एंगल होता है, फिर एंड रिलीफ एंगल या एंड क्लियरेंस एंगल, फिर साइड रिलीफ एंगल या साइड क्लियरेंस एंगल जिसको बोला जाता है, फिर एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल है, और उसके बाद नोज रेडियस। तो कुल मिला के कितने, 7 यहाँ पर आपके पास होते हैं एलिमेंट्स, या जिसके 7 जो यहाँ पर बनते हैं। क्लियर, चलिए ओके। कितने एलिमेंट होते हैं बच्चों, 7 एलिमेंट होते हैं। पहला बैक रैक साइड रैक 2 हो गए, ठीक है, फिर एंड रिलीफ साइड रिलीफ 4, फिर आपका एंड कटिंग एज और साइड कटिंग एज 6, और आपका एक नोज रेडियस 7, कुल मिला के 7 यहाँ पर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे कि द साइड रिलीफ एंगल इन अ कटिंग टूल सिग्नेचर, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है साइड रिलीफ एंगल इन अ कटिंग टूल सिग्नेचर। कटिंग टूल सिग्नेचर में साइड रिलीफ एंगल क्या होगा बच्चों, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये टूल सिग्नेचर है, एक टूल सिग्नेचर है यहाँ पर। ये पहला 10 क्या हो गया, ये हो गया आपका बैक रैक एंगल, ठीक है। 20 क्या हो गया, साइड रैक एंगल, ठीक। ये है आपका 7 एंड रिलीफ एंगल, ये आपका 6 जो हो गया साइड रिलीफ एंगल, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर साइड रिलीफ एंगल की बात करी थी। साइड रिलीफ एंगल की कितना है आपका, 6 यहाँ पर होगा, क्या होगा, 6 यहाँ पर आंसर होगा आपका साइड रिलीफ एंगल। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ डायमंड पॉइंटेड चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग, जो आपकी डायमंड पॉइंट चीजल होती है वो किसको कट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। फ्लैट को, कितने को, फ्लैट सरफेसेस को, ग्रूव्स को, कीवेज को, या वी शेप्ड ग्रूव्स को, कीवेज को या वी शेप्ड ग्रूव्स को, यहाँ पर किसको यहाँ पर कटिंग करने के लिए आपकी डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। फ्लैट सरफेसेस को, ग्रूव्स को, कीवेज को, या वी शेप्ड ग्रूव को, ठीक है। तो आपके ग्रूव्स या और कॉर्नर्स को यहाँ पर साफ करने के लिए, ठीक है, कॉर्नर्स को या ग्रूव्स को साफ करने के लिए यहाँ पर किसका यूज करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का यूज किया जाता है। किसका, डायमंड पॉइंट चीजल का बच्चों यूज यहाँ पर किया जाता है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। In order to prevent the tool from rubbing the work, dash tool are provided. उपकरण को कार्य से रगड़ने से रोकने के लिए उपकरण में प्रदान किया जाता है। यानी कि आपका जो टूल है वो जॉब पर रगड़ ना खाए, टूल जो है जॉब पर रगड़ ना खाए, इसके लिए टूल में क्या दिया जाता है, रैक एंगल दिया जाता है, रिलीफ एंगल दिया जाता है, फ्लूट एंगल दिया जाता है, या स्टार्ट एंगल दिया जाता है। कौन सा एंगल बच्चों यहाँ पर दिया जाता है, कौन सा एंगल दिया जाता है, ठीक है, आपका रिलीफ एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल भी या क्लियरेंस कोण भी हम उसको बोलते हैं। ये दिया जाता है किस पर दिया जाता है बच्चों, आपके टूल पर दिया जाता है, जिससे कि वो जॉब से रगड़ नहीं खाता। क्या करता है, जॉब से रगड़ नहीं खाता। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चे यहां पर देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा है कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक मशीन वर्क, हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, डाल्टन के सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर, न्यूटन्स थ्योरी पर, या हुक्स प्रिंसिपल पर। किस पर, जो आपकी हाइड्रोलिक मशीन्स हैं वो किस प्रिंसिपल पर कार्य करती हैं, ठीक। तो यहां पर देखिएगा बच्चों, जो होती है आपकी पास्कल्स थ्योरी, पास्कल के सिद्धांत पर यहाँ पर कार्य करती है। जितने भी आपकी हाइड्रोलिक मशीन्स है, जो हाइड्रोलिक मशीन्स है सभी की सभी किस पर काम करती है, यहाँ पर
पास्कल के सिद्धांत पर क्या काम करती है। तो यहाँ पर पास्कल सिद्धांत क्या कहता है, पास्कल सिद्धांत क्या कहता है बच्चों, किसी भी लिक्विड पर लगने वाला फोर्स जो होता है या प्रेशर जो होता है, किसी भी लिक्विड पर लगने वाला प्रेशर उसके चारों दिशाओं में लगता है, हर एक दिशाओं में लगता है, ठीक है, यानी कि हर एक डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है वो प्रेशर। क्लियर है, ये आपका पास्कल्स लॉ यहां पर कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्लॉटिंग के समय कटिंग स्पीड किस पर निर्भर नहीं करती। व्हाट डज द कटिंग स्पीड नॉट डिपेंड ऑन ड्यूरिंग स्लॉटिंग। आप स्लॉटिंग कर रहे हैं तो उसकी कटिंग स्पीड किस पर निर्भर नहीं करेगी, डेप्थ ऑफ कट की गहराई पर, ठीक है, वर्क एंड टूल मटेरियल, वर्क और टूल मटेरियल पर, ऑन द साइज ऑफ द वर्क यानी कि कार्य के आकार पर, ऑन कंडीशनिंग ऑफ अ मशीन की कंडीशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो आपकी क्या कह रहा है, जो स्लॉटिंग मशीन है उसकी स्पीड किस पर डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड नहीं करती है। देखिए डेप्थ ऑफ कट, अगर कट गहरा होगा तो स्पीड कम रखी जाएगी, कट अगर हल्का होगा तो स्पीड ज्यादा रखी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। वर्क एंड टूल मटेरियल, ठीक है, हर टूल के अनुसार और मटेरियल के अनुसार स्पीड अलग अलग होती है, यहाँ पर डिपेंड करती है। साइज, ऑन द साइज ऑफ द वर्क के साइज पर, जॉब के साइज पर डिपेंड, जी हाँ बच्चों, जॉब के साइज पर डिपेंड नहीं करती, चाहे जॉब चाहे कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, ठीक है। ऑन कंडीशन ऑफ द मशीन, अगर मशीन की कंडीशन खराब है तो स्पीड कम रखते हैं, मशीन की कंडीशन सही है तो स्पीड को हम ज्यादा स्पीड पर चला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बेस ऑफ अ स्लॉटर इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था जितनी भी हमारी मशीन होती है उनका बेस किसका बनाया जाता है, ठीक है, वो लोड सहन कर सके, इम्पैक्ट सहन कर सके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी हो उसकी, उसके लिए किसके बनाए जाते हैं, उसके लिए उन्हें कास्ट आयरन के बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, कास्ट आयरन का बनाया जाता है, चाहे आपकी कोई सी भी मशीन हो। क्लियर है, उनका बेस जो है हैवी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्विक रिटर्न मोशन इन अ स्लॉटर। देखिए बच्चों स्लॉटर है ये, स्लॉटर मशीन कैन बी अचीव्ड बाय फास्ट एंड लूज पुली मैकेनिज्म, व्हिटवर्थ मैकेनिज्म, क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म, वेरिएबल स्पीड रिवर्सिबल मोटर, ठीक है। यहाँ पर जो आपका स्लॉटर मशीन होता है उसका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किस पर डिपेंड होता है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपके व्हिटवर्थ मैकेनिज्म पर सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हिटवर्थ मैकेनिज्म के सिद्धांत पर बच्चों यहाँ पर कार्य करता है हमारा आपका स्लॉटर मशीन का क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मोशन। क्लियर है बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन। ओके चलिए बच्चा, आज के क्वेश्चन यही थे, इतने ही क्वेश्चन थे आज तक के। कल अगली क्लास में और नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे बच्चों, और अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप बच्चों हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेक इट इजी स्किल हमारी ऐप है, मेक इट इजी। ये हमारी ऐप का लोगो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बच्चों। प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या हमारी साइट पर विजिट करते हैं www.makeiteasyskills.com पर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आप हमारे, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे फुल कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ITI में सभी के कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, सभी की फुल कोर्सेज बच्चों आपको अवेलेबल मिल जाएंगे यहाँ पर। अगर आप हमारे साथ बार की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर हमारी बार की टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। मात्र 99 रुपये में बच्चों आपको 20 टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल रही है। 10 टेक्निकल के टेस्ट होंगे उसमें और 10 नॉन टेक्निकल के टेस्ट होंगे बच्चे। बहुत ही रीजनेबल रेट, 99 रुपये में आपको ये 20 टेस्ट मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौका है अपनी तैयारी को जानने के लिए। 18 तारीख से आपका एग्जाम है, तो अपनी तैयारी को चेक करने के लिए इससे अच्छा सुनहरा अवसर आपके पास नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ धन्यवाद। कल मिलते हैं आप सभी से एक और नई क्लास में, एक और नए क्वेश्चंस के साथ। और बच्चों हम आपको इंश्योर करते हैं कि जितने क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कल मिलते हैं आप सभी से।